गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग इकोनॉमिक करेंट पर चर्चा करेंगे और कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। हमारा अप्रोच रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। दर्पण को मैं पिक कर रहा हूँ और दर्पण को पिक कर रहा हूँ उल्टी दिशा से। बचपन में 100, 99, 98, 97 पढ़ा होगा नहीं, क्योंकि समय कम है और एनर्जी भी अनलिमिटेड नहीं है। तो उस टाइम, स्पेस और एनर्जी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एक चीज। दूसरी चीज जो है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। T20 वनडे और टेस्ट मैच में अंतर होता है, ठीक है। टेस्ट मैच में बॉलों को छोड़ना भी कला है और जो उस कला में पारंगत नहीं है वो टेस्ट मैच में टिक नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब आप करंट पढ़ रहे हो, मैगजीन को आधार बना करके करंट पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। अगर यह पता नहीं है तो उलझ करके रह जाएंगे। जैसे एक अप्रोच जो हम पिक करने जा रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिसंबर 2024 के दर्पण से हम शुरू करेंगे और पीछे की दिशा में बढ़ते चलेंगे। उसका फायदा यह होगा कि पीछे के दर्पण में कई इकोनॉमिक करंट से जुड़े हुए कई न्यूज जो हैं इररिलेवेंट हो चुके होंगे, और इररिलेवेंट हो चुके होंगे तो हम उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे समय भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और अनड्यू कंफ्यूजन से भी बचेंगे। जैसे पहला न्यूज में पिक कर रहा, मॉनेटरी पॉलिसी के बाय मंथली रिव्यू से है। और अगर आप जाकर के देखें तो इसको 3 तरीके से हम अप्रोच करेंगे। पहला तरीका है इसको अप्रोच करने का चेंज हम देखें। क्या चेंज है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे, और जब हम चेंज देखेंगे तो व्हाई एंड व्हाई नॉट। अगर परिवर्तन है तो क्यों परिवर्तन है, और परिवर्तन नहीं है तो क्यों परिवर्तन नहीं है। दूसरी चीज यहां पर हम देखेंगे इकोनॉमिक टर्म्स। तीसरी चीज हम देखेंगे अपरिवर्तित या परिवर्तित दरें। अपरिवर्तित या परिवर्तित दरें। और इसी के साथ हम एक बार एमपीसी पर भी नजर दौड़ाएं। एमपीसी और आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट। नहीं, जैसे अगर आप जाकर के देखें तो हेडलाइन न्यूज जो है
कि लगातार 10वीं बाय मंथली रिव्यू में जितने भी मेजर रेट्स हैं इंक्लूडिंग रेपो रेट वो अनचेंज रहे, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और जब बाय मंथली रिपोर्ट हम यहां पर देख रहे हैं तो पिछले साल भर के दर्पण में कहीं पर बाय मंथली रिपोर्ट अब आएगा तो हमें नहीं देखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको छोड़ देना है क्योंकि अपडेटेड हैं हम। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, अगर इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करूं तो जितनी दरें हैं इंटरेस्ट रेट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा, वो रेपो रेट से रिलेटेड है, अटैच्ड है। और अगर रेपो रेट अनचेंज्ड है तो जितनी भी दरें होंगी वो भी क्या होंगी, अनचेंज्ड होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं रेपो रेट से परिचित होंगे। क्या कन्हैया जी, क्या है बतलाइए, रेपो रेट क्या है? अच्छा, और बैंक दर क्या है? बैंक दर बैंक एक दूसरे से कथी करती है? बैंक दर का निर्धारण बैंक करती है। जैसे मैं अगर दूसरा बैंक को और रेपो रेट का पड़ोसी करता है तो आरबीआई करता है ना। और बैंक रेट का? बैंक रेट का निर्धारण बैंक खुद करती है। हाँ, वैसे भी अब टेम्परेचर जो है ना, यहाँ का टेम्परेचर घट रहा है कमरे से बाहर का, और कमरे के भीतर का टेम्परेचर जैसे जैसे करीब आएगा एग्जाम, कमरे के भीतर का टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा चेहरे पर पानी वानी मारते रहिए ताकि नॉर्मलाइज रहने का मौका मिले। बेसिकली 2-3 सूत्र ध्यान में रखें। पहले एक बार रेट में बतला देता। रेपो रेट 6.5% पर स्थिर है, ठीक है। सीआरआर 4.5% पर स्थिर है, एसएलआर 18% पर स्थिर है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% पर स्थिर है, बैंक रेट 6.75% पर स्थिर है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एसडीएफ रेट 6.25% पर स्थिर है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर स्थिर है। अब यहां पर यह चीज समझिए, एक पेट क्वेश्चन यूपीएससी या बीपीएससी का होता है, और वो पेट क्वेश्चन क्या होता है, आपको पूछा जाएगा ये बढ़ा दिया जाएगा तो तरलता पर क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल सा सारी चीज भूल जाएं, बस इतना ध्यान रखें कोई दर अगर बढ़ेगा, किसी दर को अगर बढ़ाया जाता है तो तरलता में कमी आएगी, और दर अगर घटाई जाती है तो तरलता बढ़ेगी। बढ़े तो घटे, घटे तो बढ़े। मतलब सिंपल फॉर्मूला याद कर ले। और एक लाइन अगर ये आपको ध्यान में है, क्योंकि यहां से प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे सीआरआर बढ़ाए जाएं, चाहे एसएलआर बढ़ाए जाएं, चाहे रेपो रेट बढ़ाए जाएं, चाहे रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए जाएं, चाहे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बढ़ाया जाए, चाहे बैंक रेट बढ़ाया जाए, चाहे स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बढ़ाया जाए, अगर बढ़ेगा तो तरलता में कमी आएगी। सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ध्यान में रखें, आरबीआई से बैंक 3 प्रकार की उधारी लेती है। एक लॉन्ग टर्म, जिसके लिए बैंक रेट को आधार बनाया जाता,
दूसरा मीडियम टर्म। मीडियम टर्म की उधारी 1 से 14 दिन के लिए होती है और वो रेपो रेट के बेसिस पर वो उधारी ली जाती। लेकिन ये जो उधारी रेपो रेट के बेसिस पर होती, ये कंडीशनल होती है। ठीक है, और 2 कंडीशन ध्यान रखें। इसमें इंटरेस्ट जो है बट्टे के रूप में लिया जाता है। यहां पर इंटरेस्ट बट्टे के रूप में लिया जाता। जैसे आपको उधारी दी गई, 100 रुपया लौटानी है, तो उस 100 रुपया में प्रिंसिपल अमाउंट भी है, वो 100 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा। 100 रुपया आपकी लायबिलिटी है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और प्लस इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। वो 95 दिया जाएगा, 94 दिया जाएगा, 93 दिया जाएगा, जिस हिसाब से इंटरेस्ट है। दूसरी चीज जो है, पुनर्खरीद की शर्त होती है, रीपर्चेज कंडीशन होता। और हमेशा ध्यान रखें, रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई बैंकों से प्रतिभूतियों की खरीद करती है पुनर्खरीद की शर्तों के साथ, और बैंकों को नकदी प्रदान करती है। रिवर्स रेपो में प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रिवर्स रेपो में बैंक की प्रतिभूतियों को, आरबीआई की प्रतिभूतियों को बैंक खरीदते हैं और अपनी एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास जमा करते, वो भी डिस्काउंटेड फॉर्म में होता। और वहां पर भी अगर आप जाकर के देखें तो रीपर्चेज का कंडीशन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। यहां ध्यान रखेंगे, बैंक रेट के लिए किसी सिक्योरिटी को आधार नहीं बनाया जाता, जबकि रेपो रेट में सिक्योरिटी का सेल परचेज होता। और तीसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत जो है, अतिरिक्त एसएलआर के बदले उधारी दी जाती है, एडिशनल एसएलआर के बदले उधारी दी जाती। जैसे अगर आप देखें, अभी एसएलआर का परसेंटेज कितना है, प्रिवेलिंग परसेंटेज क्या है, 18% है। और आप अच्छी तरह से पता होगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कहते हैं, बैंकों को अपनी निवल देयता का एक निश्चित अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य जगहों पर निवेश करना पड़ता, जो फॉर्मुलाइज नहीं। तो अगर आप देखें 18% ये मिनिमम मेंटेन करना, हो सकता है किसी का 22% हो, तो जरूरत पड़ने पर एडिशनल ये 4% है, तो उस एडिशनल 4% एसएलआर के बदले उधारी आरबीआई से ले सकते हैं। या कई केसेज में आप देखेंगे जो मिनिमम निर्धारित किया गया है, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि वो 2% नीचे तक जाकर के उधारी ले सकते हैं। और ये जो उधारी मिलती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के तहत, ये उधारी आपको मिलती है ओवरनाइट बेसिस पर, 2 वर्किंग डे के बीच के लिए। और इसीलिए ये एक प्रकार से शॉर्ट टर्म लोन है। ये बातें स्पष्ट हो गई। तो 4 चीजें स्पष्ट हो गई, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एसएलआर। नहीं, सीआरआर में क्या होता, सीआरआर में अगर आप जाकर के देखेंगे तो बैंकों को अपनी निवल देयता का एक निश्चित अनुपात नकदी के रूप में मेंटेन करना होता, वो आरबीआई के पास। ठीक है, और उसका प्राइम पर्पस ही होता है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अगर लिक्विडिटी मैनेजमेंट की जरूरत है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत है और लिक्विडिटी कम है, तो सीआरआर की दर को घटा दिया जाएगा ताकि कैश जो है बैंकों तक पहुंचे और बैंकों की मार्केट की लिक्विडिटी बढ़े। और अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास जाए और लिक्विडिटी को मैनेज करने में सुविधा हो। एसएलआर के कंटेक्स्ट में ध्यान रखेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों को चमकती हुई प्रतिभूति भी कहा जाता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इमीडिएट लिक्विडाइजेशन संभव है।
तत्काल उसका नकदीकरण संभव है। अपने पॉकेट में पर्स निकालें, नोट निकालें, देखें आरबीआई के गवर्नर का साइन किया हुआ एक प्रोमिस है, वो प्रोमिसरी नोट्स है, वो भी एक प्रकार की सिक्योरिटी ही है, जिसको हम आप करेंसी कहते हैं, रुपया कहते हैं, वो भी सिक्योरिटी ही है। नहीं, हम आप लिख करके देंगे तो क्या लेना पसंद करेंगे? 25, 50, 100, 500 की बात हो तो हो सकता है एक आध दो लोग लाजे सत्य ले ले, नहीं, लेकिन जब लाख और करोड़ पर बात आएगी तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करें। तो एक डायमेंशन ये समझ गया, अपरिवर्तित क्यों रखा गया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बेसिकली अगर आप देखें तो आरबीआई की प्राथमिकता है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ठीक है, और सरकार प्राथमिकता किसको देती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नहीं, तो सरकार पर जब दबाव निर्मित होता तो सरकार क्या चाहती है? सरकार यह चाहेगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़े, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इजी टर्म एंड कंडीशन पर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, यह चाहेगी या नहीं? नहीं। और इजी टर्म एंड कंडीशन, एक टर्म यूज होता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती मुद्रा नीति जो है मार्केट में तरलता बढ़ाने में, मुद्रा के प्रसार को बढ़ाने में सहायक है, और वह इन्फ्लेशनरी प्रेशर को निर्मित करती है। तो इजी टर्म एंड कंडीशन पर लोन देंगे तो करेंसी का एक्सपेंशन होगा, और वैसी स्थिति में लिक्विडिटी बढ़ेगी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ाएगा। तो सरकार की प्राथमिकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके लिए सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए सरकार को रिसोर्सेज चाहिए, और सरकार चाहेगी इजी टर्म एंड कंडीशन पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो। लेकिन आरबीआई की प्राथमिकता तो अलग है। आरबीआई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ओवरलुक नहीं करेगी, उसकी नीड और रिक्वायरमेंट को ओवरलुक नहीं करेगी, लेकिन आरबीआई हमेशा इस बात को इंश्योर करेगी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड पोजीशन में रहे। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड पोजीशन में नहीं है, आरबीआई चीप मनी पॉलिसी की ओर नहीं जाएगी, वो डियर मनी पॉलिसी की ओर जाएगी, अर्थात ब्याज दरों में कमी से परहेज करेगी, ब्याज दर को वह हायर लेवल पर मेंटेन करेगी ताकि लिक्विडिटी को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके और इन्फ्लेशन को चेक किया जा सके। और इसलिए अगर आप देखें तो सरकार और आरबीआई के बीच लगातार जो है इस बात को लेकर के तनाव होता रहता है समय समय पर। अब बातें समझ में आई? अगर आप इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो एक टर्म यूज होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और अगर आप जाकर के देखें कुछ चीजों को, बेसिक चीजें हैं, करंट बहाना है। करंट से प्रश्न दो तरह के पूछे जाते, एक जो आपको प्रश्न देखते ही आपको लग जाएंगे ये करंट के प्रश्न हैं, लेकिन करंट के प्रश्न केवल वही नहीं होते, वे भी करंट के प्रश्न हैं जो आपको लगते नहीं हैं लेकिन करंट से उठाए जा रहे हैं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कंटेक्स्ट में देखें 4% ±2, इंडिया के कंटेक्स्ट में 4% ±2 इन्फ्लेशन टारगेट है, ठीक है। अर्थात सामान्य स्थिति में 2% से लेकर 6% के बीच इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की कोशिश होगी, और कोशिश होगी वो 4% के आसपास के स्तर पर रहे। और ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेवारी है? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें यहां पर, तो इसके कंटेक्स्ट में जब आप जाकर के देखेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन जो है उसको गरीबों का टैक्स भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इन्फ्लेशन को गरीबों पर टैक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो अगर आप जाकर के देखें तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सभी आय वर्ग के लोगों पर समान रूप से पड़ता है, नहीं? और स्पेशली अगर आप देखें जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके लिए वो इंपैक्ट मायने नहीं रखता,
लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए वो इंपैक्ट मायने रखता है नहीं। दूसरी चीज ध्यान रखें, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जिनको डियरनेस अलाउंसेज मिलते हैं, तो अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि वो जो अलाउंसेज है साल भर में 2 बार सरकार डियरनेस अलाउंसेज में वृद्धि करती है ना, नहीं? तो यह वृद्धि क्या करती है? इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। उनको जो सैलरी मिल रही है, उनका जो इनकम है, उस इनकम को वो प्रोटेक्ट करती है कि उसका रियल परचेजिंग पावर ना घटे। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, फिक्स इनकम वाले जो हैं, दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले जो हैं, जो वेजेज करते हैं, अगर उनके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो उनका इनकम तो स्थिर है। और अभी अगर आप जाकर के देखें, करीब करीब पिछले 7-8 वर्षों से आप अगर देखें तो भारत में स्टैग्नेंसी इन वेजेज की स्थिति दिखाई पड़ती। गांव से लेकर के शहरों तक में अगर आप देखेंगे, मजदूरी स्थिर है, मजदूरी में ठहराव की स्थिति है। जबकि उन्हें एवरेज आप जाकर के देखें 4 से 5% का एनुअल इन्फ्लेशन है, तो मजदूरी स्थिर है और एनुअल इन्फ्लेशन 4 से 5% प्लस माइनस है, तो रियल इनकम बढ़ नहीं रहा है। रियल इनकम इन्फ्लेशन के इनकम के स्थिर होने और इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशनरी प्रेशर के लगातार बढ़ने के कारण रियल इनकम लगातार घट रहा है, क्योंकि रुपीज के करेंसी की परचेजिंग पावर में लगातार गिरावट आ रही है। अब बातें समझ में आई? कोई डाउट इसमें? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, मॉनेटरी कमिटी को रीऑर्गेनाइज किया गया है और मॉनेटरी कमिटी को रीऑर्गेनाइज करते हुए अक्टूबर 2024 में 3 नए सदस्यों का मनोनयन किया गया है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है, उसको चेयर कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। और 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 3 मेंबर आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 3 मेंबर जो हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है? तो 3 मेंबर जो रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के गवर्नर कौन होंगे? आरबीआई के गवर्नर, चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होंगे। और आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं। लेकिन 3 मेंबर जो जोड़ा गया है, राम सिंह जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य, और तीसरे हैं नागेश कुमार जो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर रहे हैं और सीईओ रहे हैं। इन तीनों की नियुक्ति 4-4 वर्षों के लिए हुई है। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, तब यहां पर उड़ता दरें अपरिवर्तित क्यों रही हैं? तो उसका रीजन यही है, आरबीआई इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अगर वह मौद्रिक मतलब ब्याज दरों में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो वह परिवर्तन जो है ब्याज दरों को आसान बनाता है या उसमें कमी करता है, तो वह परिवर्तन इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करेगा। चूंकि आरबीआई इसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए उसने स्टेटस को मेंटेन रखने का काम किया। अब अगर यहीं पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो 1-2 चीजों की और हम चर्चा कर लें।
और प्रश्न यहां से उठा करके लगातार पूछे जाते हैं। जैसे दर्पण को जब आप कवर करेंगे तो आप देखेंगे बार बार जो है मंथली डाटा जारी किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित डाटा और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित डाटा मंथली जारी किया जाता है। और कमोबेश अगर पलटे तो दर्पण में वो आंकड़े मौजूद होंगे। तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के कंटेक्स्ट में बात करें, WPI के कंटेक्स्ट में बात करें, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता मंथली बेसिस पर। नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे, इसके लिए 2011-12 को बेस ईयर बनाया गया है, आधार वर्ष बनाया गया है। तीसरी चीज अगर आप देखें तो इसमें वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो WPI में वेटेज है डिफरेंट मदों का, तो जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, विनिर्मित उत्पादों को सबसे अधिक वेटेज दिया गया है 64.2%। नंबर 2, उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, प्राथमिक उत्पादों को वेटेज है 22.6%। और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ईंधन और विद्युत है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका वेटेज 13.2% है। टोटल मदों की संख्या 697 है। 564 मद विनिर्मित उत्पादों से संबंधित हैं। 564 आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं। 117 आइटम्स जो हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं और 19 आइटम्स जो हैं वो फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी से। अब एक प्रश्न की संभावना यहां पर बन सकती है, ठीक है, कि WPI के अंतर्गत फूड आइटम्स के वेटेज कितने हैं? तो फूड आइटम्स का वेटेज जो है 24.4% है WPI में, और वह 2 हिस्सों में विभाजित है। कुछ फूड आइटम्स आपको प्राइमरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और कुछ फूड आइटम्स आपको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। नहीं, अब यहां पर फिर देखें, फिर कुछ जैसे आप देखेंगे BPSC अब तक लास्ट ईयर के पहले तक तकनीकी शब्दावली पर आधारित प्रश्न नहीं पूछती थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न नहीं पूछती थी, लेकिन पिछले 69वीं BPSC से वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न उठा रही है। तो 2 टर्म यूज होता है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं UPSC में। एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता, ठीक है, ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा होता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता, चाहे वो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन हो, या वो होलसेल प्राइस बेस्ड इंडेक्स हो। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता उसमें अदर आइटम्स के साथ फूड कंपोनेंट भी समाहित होते हैं और फ्यूल कंपोनेंट भी समाहित होते हैं। और दूसरा टर्म होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन टर्म को कहते
नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन, नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन। अब यहां पर रुक करके सोचने की कोशिश करें कि कोर इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को क्यों लाना पड़ा। क्योंकि अगर देखेंगे फ्यूल प्राइसेज में और फूड प्राइसेस में फ्लैक्चुएशन ज्यादा मिलते हैं, उतने फ्लैक्चुएशन आपको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के प्राइस में नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो आपको बेसिकली आपको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के इन्फ्लेशन की वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब कुछ नए टर्म भी यहां पर ध्यान रखें। जैसे आप देखेंगे एक टर्म यूज होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आयातित मुद्रास्फीति। और ऑब्वियसली नाम से स्पष्ट है, जिन चीजों के लिए हम आयात पर निर्भर हैं, जब उनकी कीमत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, उसी को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की स्थिति दो कारणों से हो सकती है। एक, ग्लोबल प्राइस राइज के कारण, वैश्विक बाजार में कीमतों में उछाल के कारण, और एक दूसरी स्थिति वहां पर क्या हो सकती है। दूसरी स्थिति जाकर के देखें तो वहां पर यह भी हो सकता है एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण। क्योंकि आपको पता होगा डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन के कारण क्या होता है, रुपये में गिरावट के कारण निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता है। नहीं तो रुपये में गिरावट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की ओर भी ले जाने का काम करेगा। एक टर्म यूज हुआ है और स्पेशली ये टर्म चर्चा में आया है आपको यूक्रेन क्राइसिस के बाद, बोतलनेक इन्फ्लेशन। बोतलनेक इन्फ्लेशन, और बोतलनेक इन्फ्लेशन क्या है, सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। आपूर्ति श्रृंखला के अवरुद्ध होने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, नहीं तो एक दो टर्म और आपको इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में, जैसे आप देखेंगे फूड इन्फ्लेशन, फूड आइटम्स से जुड़े हुए इन्फ्लेशन को फूड इन्फ्लेशन। वाइल इन्फ्लेशन, तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण इन्फ्लेशन की स्थिति जो पैदा होती है, उसके लिए वाइल इन्फ्लेशन संज्ञा का इस्तेमाल होता। नहीं, एक और फैक्टर उठा के डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन। डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन, मांग में वृद्धि के कारण जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर निर्मित होता है। ठीक है, तो बेस ईयर क्या है WPI के लिए 2011-12। एक टर्म यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है बेस इफेक्ट। ठीक है, और ये बेस इफेक्ट टर्म कई जगहों पर यूज हो सकता। ठीक है, जीडीपी के संदर्भ में भी बेस इफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन के संदर्भ में बेस इफेक्ट हो सकता है, आप जाएंगे फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में बेस इफेक्ट हो सकता है। नहीं, बेस इफेक्ट क्या है, लोअर द बेस, बेस अगर लोअर होगा तो इंपैक्ट हायर दिखेगा। हायर द बेस, लोअर विल बी द इंपैक्ट।
दो बच्चा है, छमाही परीक्षा में एक को 40 आया, दूसरे को 80 आया, नहीं? वार्षिक परीक्षा में 40 वाले को 48 आया, तो बेस लोअर है, तो इंपैक्ट इंप्रूवमेंट इंपैक्ट क्या है? 20% का इंप्रूवमेंट, 4 दूनी 8, 20% का इंप्रूवमेंट। और अगर आप जाकर के देखें जिसको 80 आया उसमें भी 8 अंक का इंप्रूवमेंट है। अब फाइनल एग्जाम में 88 आया, लेकिन वहां पर इंप्रूवमेंट कितना है? 10% का। तो ये बेस इंपैक्ट के कारण ही ये फ्लैक्चुएशन होता है। जैसे जब हम फॉरेन ट्रेड चर्चा करेंगे, आज करें या नेक्स्ट डे हम करें, तो फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में देखेंगे लास्ट ईयर जो फॉरेन ट्रेड रहा है, मतलब 2022-23 में जो फॉरेन ट्रेड रहा है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों निगेटिव रहा है, ठीक है। और 2023-24 में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहा है दोनों में स्लाइटली मेरे ख्याल से हो सकता है 23-24 और अभी की बात हो, वो उस समय कहेंगे, तो उसमें स्लाइटली इंक्रीज रहा है। लेकिन अगर जिस साल निगेटिव इंक्रीज हुआ है उसके सापेक्ष अगर अभी के फॉरेन ट्रेड को देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें, तो अभी भी वो उससे कम है, उसी बेस इफेक्ट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह भी मंथली बेसिस पर जारी किया जाता है और दो ऑप्शन हो सकते किसके द्वारा जारी किया जाता है में, एनएसओ ऑप्शन हो सकता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का ऑप्शन हो सकता, और हो सकता है एनएसओ ऑप्शन ना हो, तो ऐसी स्थिति में एमओएसपीआई होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एनएसओ एमओएसपीआई के अंतर्गत ही आता है। अगर सीपीआई के कंटेक्स्ट में देखें तो बेस ईयर 2012 है, अब यहां पर अगर आप देखें, कई बार आप क्या देखेंगे, आपसे वेटेज जो है किसी भी इंडेक्स में डिफरेंट मदों के जो वेटेज हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए पूछ दिया जाता, या बोलता राइट ऑर्डर क्या है, राइट असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो दो चीजों को समझ लें, पहला डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंतर को समझ लें। तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। पहला महत्वपूर्ण अंतर पहला महत्वपूर्ण अंतर जो है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में जो है वह यह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में फैक्ट्री प्राइस को आधार बनाया जाता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल प्राइस के ज्यादा करीब है। एग्जैक्ट हुआ रिटेल प्राइस भी नहीं है, बट दैट इज नियर अबाउट रिटेल प्राइस। एंड व्हाई दैट इज नियर अबाउट रिटेल प्राइस? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जिस प्राइस को आधार बनाया जाता है उसमें अगर आप जाकर के देखें तो इंक्लूडेड क्या क्या होता है। नंबर 1 फैक्ट्री प्राइस इंक्लूडेड होगा, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, नंबर 3 टैक्स इंक्लूडेड होगा, और इसलिए वो रिटेल प्राइस के कहीं ज्यादा करीब है। दूसरा अंतर अगर आप देखें, डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई डे टू डे के लाइफ पर जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है वह उसको कहीं बेहतर तरीके से शो करता। तो इन्फ्लेशन का डे टू डे के पब्लिक लाइफ पर जो इंपैक्ट है वो डब्ल्यूपीआई के बदले सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शो करता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन अगर देखें
तो सीपीआई में अगर आप जाकर के देखें तो फूड आइटम्स के वेटेज डब्ल्यूपीआई की तुलना में ज्यादा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपने देखा 24.4 का वेटेज है, लेकिन अगर यहां पर आकर के देखें सीपीआई में कंबाइंड में फूड आइटम्स के वेटेज, फूड एंड बेवरेज के वेटेज जो हैं 45.86% हैं। ठीक है। दूसरी चीज अगर देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल जो है कमोडिटी शामिल नहीं है, सर्विसेज को भी, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। और अगर आप देखें लास्ट 3 डिकेड के दौरान जो है सर्विसेज की भूमिका हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होती चली गई है। नहीं, कहीं ना कहीं सर्विसेज के कॉस्ट भी बढ़ते चले गए हैं। तो ये 3 चीजों को एक ध्यान में रखने की जरूरत है। बढ़े अब यहां से, एक 2 बार और प्रश्न पूछा गया है। एक उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यह भी एमओएसपीआई के द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन निदेशालय के द्वारा मई 2014 से जारी किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो के द्वारा 3 इंडेक्स जारी किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो के द्वारा 3 इंडेक्स जारी किए जाते। एक सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसके लिए आधार वर्ष 2016 है। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, जिसके लिए आधार वर्ष 1986-87 है। और सीपीआई रूरल लेबर, जिसके लिए आधार वर्ष 1986-87 है। मुझे लगता है इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। करेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए। हाँ, अब प्रश्न मनी एंड बैंकिंग से अदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो, किसी कमिटी पर पूछ दिए जाएं, तो वो एक अलग चीज है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ओके, बढ़े आगे। तो लगभग हमने चेंज देखा, चेंज क्यों नहीं हुआ और परिवर्तित दरें क्यों रही, इस पर चर्चा की। एमपीसी, आरबीआई, गवर्नमेंट को हमने देखा, इकोनॉमिक टर्म्स को देखा जो इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अगर मूव करें तो अगली सूचना, अगला न्यूज क्या है? एमएसपी से रिलेटेड, न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड। ठीक है, अब फिर यहां पर भी हमारा वही अप्रोच होगा, व्हाट्स न्यू और ट्रेडिशनल। बेसिकली एमएसपी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, और यहां पर ध्यान रखेंगे एमएसपी से कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न में उठा करके पूछे जा सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से बाजार कीमतों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि एमएसपी के जरिए सरकार किसानों को विकल्प देती है।
सरकार किसानों को आश्वासन देती है कि किसान जिन जिन उत्पादों के संदर्भ में एमएसपी की घोषणा की जाती है, तो सरकार उनको विकल्प देती है कि आप अगर अपने उत्पादों को सरकार के हाथ बेचना चाहते हैं तो जितना बेचेंगे सरकार खरीदेगी, थ्योरेटिकली। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, करेंटली अगर आप देखें तो एमएसपी के संदर्भ में रिकमेंडेशन सीएससीपी का आता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। सीएससीपी अनुशंसा करती है एमएसपी के संदर्भ में, और फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है इस संदर्भ में? सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इस संदर्भ में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर ध्यान रखें, करेंटली सरकार के द्वारा 22 कृषि उत्पादों के संदर्भ में एमएसपी की घोषणा की जाती है। 22, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं कहीं 23 भी मिलेगा, लेकिन ब्रैकेट में गन्ना सहित लिखा मिलेगा, तो गन्ना के संदर्भ में एमएसपी नहीं होता है, क्लियर रहे। 22 कृषि उत्पादों के संदर्भ में एमएसपी की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब अगर देखें एमएसपी की जब बात आती है, तो एमएसपी की जब बात आती है तो उसमें चर्चा आती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। – 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशंस फॉर फार्मर्स का गठन किया गया था, और इसने 2006 में अपना फाइनल रिपोर्ट दिया था। उस फाइनल रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो यह अनुशंसा की गई थी कि एमएसपी के निर्धारण के लिए C2 लागत को आधार बनाया जाए। C2 लागत को आधार बनाया जाए और एमएसपी C2 लागत का 1.5 गुना हो। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा C2 लागत क्या है, क्योंकि हो सकता है ये इतनी चर्चा में रहता कि यहां से प्रश्न उठा करके पूछ दिए जाए, और एमएसपी अभी लगातार चर्चा में है। तो C2 लागत में जो है उत्पादन के क्रम में किसानों के द्वारा जितने खर्च किए जाते नगदी और गैर नगदी, वो शामिल है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पहला कंपोनेंट बतलाया इसको A2 लागत भी कहते हैं। सभी प्रकार के नगदी गैर नगदी खर्च जो हैं उनको A2 लागत भी कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो है फैमिली लेबर, यह भी शामिल है C2 लागत में। ठीक है, और अगर देखें तो वर्तमान में सरकार A2 प्लस FL लागत को आधार बनाती है एमएसपी के निर्धारण के लिए। 1+2 A2 प्लस FL लागत। यद्यपि वो दावा करती है कि उसने स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति को स्वीकार कर दिया है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि C2 लागत के अंतर्गत एक तीसरा कंपोनेंट भी है, और वह तीसरा कंपोनेंट क्या है? ठीक है, किसान अगर अपनी जमीन पर खेती कर रहे तो मालगुजारी, वो A2 प्लस FL लागत में शामिल नहीं है, वो C2 लागत में शामिल है। और दूसरा, किसान जो पूंजी अपना लगा रहे हैं उस पर ब्याज,
ये दो कंपोनेंट उसमें शामिल है। यहां पर ध्यान रखेंगे, बजट 2018-19 में बजट 2018-19 में सरकार ने एमएसपी के संदर्भ में यह घोषणा की कि एमएसपी उपज की लागत का न्यूनतम 1.5 गुना होगा। मतलब एकदम न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया कि उपज की लागत का 1.5 गुना होगा, और इसी आधार पर उसने क्लेम किया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। ठीक है, करेंटली अभी जिसके ये तो ट्रेडिशनल वाला पार्ट हो गया। करेंटली जिस कंटेक्स्ट में हम एमएसपी की चर्चा कर रहे हैं वह कंटेक्स्ट यह है कि रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा हुई है। तो 4 से 5 इंफॉर्मेशन वन लाइनर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती। जैसे अगर आप देखें, निरपेक्ष वृद्धि की दृष्टि से 2 फसल टॉप पर है। नंबर 1 रेपसीड और सरसों, रेपसीड और सरसों जिनमें वृद्धि 300 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। और नंबर 2 मसूर दाल जिसमें वृद्धि 275 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। प्रतिशत वृद्धि के कंटेक्स्ट में देखेंगे, जौ बार्ली 7% का इंक्रीज है, और व्हीट गेहूं नंबर 2 पोजीशन पर है, 6.6% का इंक्रीज है। अब इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, अगर आप लागत के एवज में लाभ को देखेंगे, प्रतिफल को देखेंगे, तो गेहूं पर 106% का लाभ है, 105। लागत पर प्रतिफल प्रतिशत के फॉर्म में देखेंगे तो वह 105 है गेहूं के कंटेक्स्ट में मैक्सिमम। नहीं, अब अगर मूव करेंगे, एक छोटी सी सूचना है। G7 कंट्री में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जिसने कोल बेस्ड पावर जनरेशन को कंप्लीटली बंद कर दिया। और ब्रिटेन का टारगेट है कि 2030 तक 100% पावर जनरेशन जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में होगा 2030 तक। वहां जो विद्युत उत्पादन होगा पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के फॉर्म में। यहां पर 1-2 सूचना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे दुनिया में पहला कोल बेस्ड प्लांट जो है ब्रिटेन में लंदन में ही शुरू हुआ था 1882 में, और उसको एस्टैब्लिश किया था थॉमस एडिसन ने। और सितंबर 2024 में लास्ट कोल बेस्ड प्लांट जो है ब्रिटेन का बंद किया गया है रेडक्लिफ ऑन शोर में। ठीक है,
अब अगर यहां से हम मूव करें तो फिर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यह प्रश्न यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ पीएसयूज, और यहां से प्रश्न पहले भी पूछे गए। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है किसके द्वारा? ये क्लासिफिकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा। लोक उपक्रम विभाग होना चाहिए, लोक उद्यम विभाग। पहली बार 1990 में 1990 में नवरत्न की संकल्पना इंट्रोड्यूस की गई थी। और वर्तमान में जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी देखेंगे क्लासिफिकेशन 1 और 2 का दिखेगा। ठीक है, अब प्रश्न यहां से क्या पूछा जा सकता? अगर ऊपर से प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 प्रकार के, और ये पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं अक्टूबर 2024 के पोजीशन की। अगर आप जाकर के देखें महारत्नों की संख्या 14 है, ठीक है। अक्टूबर 2024 में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14th महारत्न के रूप में इसे मान्यता दी गई। इसको मान्यता मिलने तक नवरत्नों की संख्या 25 थी, अब नवरत्नों की संख्या 24 है। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो अगस्त 2024 में 3 नवरत्न जोड़े गए। और वो 3 नवरत्न कौन थे? NHPCL नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो फरीदाबाद में स्थित है, और वह देश का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यह चीज महत्वपूर्ण है। केवल क्या जोड़ा गया है यही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न की संभावना जो बन सकती है। तो NHPCL जो है देश का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलज हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है शिमला में स्थित है, और यह ज्वाइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, हिमाचल गवर्नमेंट का। और तीसरा है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लास्ट 3 नवरत्न हैं, ठीक है।
अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि मतलब किसी नवरत्न को किन परिस्थितियों में महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है, या किसी मिनी रत्न को लघु रत्न को किन परिस्थितियों में नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता? दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को अगर नवरत्न या मिनी रत्न महारत्न का दर्जा देते, स्टेटस देते हैं, तो क्या बेनिफिट होते हैं। ये दो तरह के प्रश्न हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्या उम्मीद करूं देख लेंगे, ठीक है। मैं यहां से स्किप करता हूं। तो इन चीजों को, क्योंकि प्रश्न जब तक आप करंट को पढ़ते हुए प्रश्न इमेजिन नहीं करेंगे, और यही चीजें आपको मिनी रत्न 1 मिनी रत्न 2, बस आपको यह ध्यान रखना है मूवमेंट ये होगा। अगर नवरत्न का दर्जा दिया जाना है तो मिनी रत्न 1 का दर्जा पहले से होना चाहिए, नेटवर्थ के संदर्भ में उसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा, नहीं प्रॉफिट के संदर्भ में जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा, और उसके अलावा अदर कंडीशनलिटीज फुलफिल करने होंगे। यही बातें नवरत्न को महारत्न के दर्जे के कंटेक्स्ट में होती है। और होता इसमें यह है, इसका पर्पस क्या है? फिनेंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करना, सिंपल पर्पस है। निवेश संबंधी निर्णयों की स्वतंत्रता प्रदान करना। जैसे जैसे आप मिनी रत्न से नवरत्न महारत्न की ओर बढ़ेंगे, सरकार पर निर्भरता घटेगी, सरकार के हस्तक्षेप घटेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में ऑटोनॉमी मिलेगी, एक्विजिशन एंड मर्जर के संदर्भ में ऑटोनॉमी मिलेगी। हाँ, एक कैप है, उस कैप को ध्यान में रखना है। नवरत्न के कंटेक्स्ट में 15% और 1000 करोड़, और महारत्न के कंटेक्स्ट में 15% एंड 1500 करोड़, 15,000 करोड़। बढ़े आगे, चलिए। अब अगला जो कंटेक्स्ट है, पीएम इंटर्नशिप योजना। नहीं, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसके पर्पस के पीछे जाएंगे तो उसका प्राइम पर्पस है इस इंटर्नशिप योजना का कि जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं, इंटर्नशिप में जो दिक्कतें आ रही हैं, इंटर्नशिप के रास्ते को सुगम बनाना। और सामान्यतः देखेंगे इंटर्न के शोषण होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो यहां पर सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है कोऑर्डिनेट कर रही है कॉर्पोरेट और इंटर्न के बीच। सरकार इंटर्न को जो है वह 2-3 प्रकार की सुविधाएं दे रही है। नंबर 1 टाइम असिस्टेंस देती है 6,000 रुपये का। नंबर 2, इंटर्नशिप के दौरान साल भर तक 5,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा, जिसमें 4,500 गवर्नमेंट देगी और 500 रुपया जो कंपनी है, भागीदार कंपनी है, वो देगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, CSR के तहत। यह पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो जो इंटर्न हैं उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज भी दिया जाएगा। और ये दोनों, जीवन बीमा योजना और सुरक्षा बीमा, दोनों के संदर्भ में प्रीमियम का भुगतान इंटर्न के बदले सरकार के द्वारा किए जाएंगे। टारगेट क्या है? नेक्स्ट 5 ईयर के दौरान देश की जो लीडिंग 500 कंपनी है
उनके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप दिलवाना। और मुझसे पूछेंगे तो ये संभव नहीं है। इसका चालू हो गया? हाँ हाँ, चालू हो गया है। 1000 आपको देता है, 3500 वापस ले लेता है। हाँ, तो वो तो इसीलिए तो जिस समय बजट आया था, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, जिस समय बजट आया था उस समय क्या कहा जा रहा था कि दरअसल ये जो है पीएम इंटर्नशिप योजना नहीं है, पीएम कॉर्पोरेट सपोर्ट स्कीम है। समझे? और बेसिकली देखा जाए, जिन 500 कंपनियों को टारगेट किया गया है, उन 500 कंपनियों की क्षमता ही करीब करीब 5 लाख रोजगार सृजित करने की। तो अब आप सोच करके देखें, जिनकी क्षमता ही 5 लाख इंप्लाई की है, वो 1 करोड़ मतलब 20 लाख पर ईयर इंटर्नशिप का स्पेस कहां से क्रिएट करेंगे? लेकिन भाई ये भारत है, सब चलता है। चलिए आगे बढ़िए। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, 1.25 लाख इंटर्न को बेनिफिट पहले साल दिया जा रहा है। तो इसका मतलब 98 लाख, करीब करीब 99 लाख को एडजस्ट अगले 4 साल में करना है। चलिए, फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024। इसमें 3-4 चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, और ये याद करने वाली चीजें नहीं है, आप लोगों को याद ही होंगी चीजें। जब सरकार इतने फ्रंट पर आकर उद्योगपतियों के लिए बैटिंग करती है, तो नंबर 1 नंबर 2 कौन होंगे पता है? नंबर 1 पर मुकेश अंबानी है, नंबर 2 पर गौतम अडानी है, और दोनों 100 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन में अगर आप जाकर के देखें तो केवल एक महिला है, सावित्री जिंदल, नंबर 3 पोजीशन पर, ओपी जिंदल ग्रुप से जुड़ी हुई। ठीक है, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जो भारत के टॉप 10 रिचेस्ट हैं, भारत के 100 सबसे धनी आदमी हैं, उनकी कुल संपत्ति को देखें तो 1100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। 1100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब समझ में आया? 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मतलब क्या हुआ? देश की जो जीडीपी है, देश की जीडीपी का करीब करीब 30% के आसपास, 29%, 30% इन 100 लोगों के हिस्से है। और इनमें भी अगर आप जाकर के देखें, टॉप 12 जो हैं, टॉप 12 रिचेस्ट जो हैं, उनके पास टॉप 100 की मोर देन 50% संपत्ति है। एक टर्म यूज होता है ना, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। ठीक है, तो गिनी गुणांक किसको इंडिकेट करता है? प्रश्न यहां से भी पूछे जाते। गिनी गुणांक किसको इंडिकेट करता है? तो गिनी गुणांक जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। गिनी कोफिशिएंट का 0 से 1 की ओर मूव करना क्या इंडिकेट करता? तो गिनी कोफिशिएंट का 0 से 1 की ओर मूव करना जो है इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है। और 1 से 0 की ओर मूव करना क्या करता है? इनइक्वालिटी में कमी को इंडिकेट करता है।
तो पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में लास्ट 3 ईयर के दौरान अगर देखें तो आप यह पाएंगे इनकम बढ़ा है, लेकिन गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 की ओर मूव कर रहा है। नहीं, जो यह बतलाता है कि आय के वितरण की दृष्टि से असमानता कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और इसके आधार पर कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है। मेंस में भी प्रश्न पूछा गया था ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। प्री में भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कुछ कुछ ऐसा ही है जो आप हिस्ट्री में इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ते, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ते होंगे मैकाले माइन्यूट के कंटेक्स्ट में। नहीं, मैकाले के एजुकेशन पॉलिसी का क्या आइडिया था? उनका आइडिया यह था कि भारतीय समाज का, उन्होंने बाजाबता जो स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि लोगों ने आशंकाएं जाहिर की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अगर भारतीयों को आप वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो ये तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ही भारत में खोखला कर देगा। तो मैकाले ने कहा ना 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 ना, सबको शिक्षा नहीं देनी है। भारतीय समाज का एक छोटा सा तबका है जिसको एजुकेट करना है, जो हमारे कीर्तन भजन में लगा रहेगा, और उनको बतलाना है कि धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक चीजें पहुंचेंगी, जिसको आगे चल करके थ्योरेटिकली कर लें तो वुड्स डिस्पैच ने 1854 में रिजेक्ट कर दिया था डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी को, और कहा जाता है कि वहां पर उसको छोड़ दिया गया था। और छोड़ने का मतलब यह कि सिंबॉलिकली अंग्रेजों ने पब्लिक एजुकेशन के संदर्भ में सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को सांकेतिक रूप से ही सही लेकिन स्वीकार किया। क्लियर? चलें अब आगे बढ़े यहां से। थोड़ा सा जो है ना एक और काम कीजिएगा, दर्पण में लिस्ट दिया हुआ है टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो मान लीजिए जो पॉपुलर नेम है टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन में पॉपुलर नेम है तो उनकी कंपनी से आप वाकिफ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अनकॉमन नेम होंगे जिसकी कंपनी से आप वाकिफ नहीं होंगे, तो थोड़ा सा उस पर नजर दौड़ा लीजिएगा। थोड़ी सी सावधानी, यही मैं कहता हूं। आप 10% कम मेहनत करके रिस्क को मैक्सिमाइज करेंगे और मैं मेहनत 10% बढ़ा दूंगा और रिस्क को मिनिमाइज करूंगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है यहां पर। चलिए आगे बढ़ें। जो भी बतलाऊंगा सब आप पहले से जानते हैं, नहीं? और ना ही भी जानते होंगे तो महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद जान गए होंगे, नहीं? कि पीएम किसान सम्मान निधि ने महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम को कहां तक प्रभावित किया, लाडली बहन के साथ। ठीक है, लेकिन यहां पर 2-3 चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कालिया स्कीम 2018। ये जो है उड़ीसा सरकार बीजेडी का स्कीम था। और अभी उड़ीसा सरकार ने 2 योजना शुरू की। ठीक है, एक है सीएम किसान योजना,
2024 और दूसरा है समृद्ध कृषक योजना। और इसी के कंटेक्स्ट में हम फिर देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। ठीक है, अगर पीएम किसान सम्मान निधि को कहें तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस क्या था? और यह चीज ध्यान रखेंगे, इंडियन डेमोक्रेसी की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। प्राइम पर्पस तो पॉलिटिकल था, 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना, प्राइम पर्पस वही था। और अगर आप जाकर के देखें तो 3 किस्तें रिलीज की गई लोकसभा चुनाव के पहले, मेरे ख्याल से 2 या 3 किस्तें। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत क्या किया जाता? 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है किसानों को 3 किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में। नंबर 1। नंबर 2, इसका पर्पस क्या है? इस स्कीम की घोषणा दिसंबर 2018 में की गई थी। ठीक है, और अगर आप देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो किसानों के लिए कंप्लीमेंट्री इनकम उपलब्ध करवाता है, पूरक आय उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और अगर आप देखें यह दुनिया की सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण योजना थी। लेकिन इस योजना के अपने लिमिटेशन थे। जैसे पहली चीज अगर देखेंगे, यह योजना कंडीशनल थी, और कंडीशन क्या था? लैंड ओनरशिप। इस योजना के बेनिफिट को भूस्वामित्व से संबद्ध किया गया, पहली चीज। अर्थात इस योजना के लाभ लैंडलेस फार्मर के लिए उपलब्ध नहीं है, भूमिहीन किसानों के लिए इस योजना के लाभ उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, अगर आप देखें तो इस योजना के लाभ सभी किसानों के लिए भी उपलब्ध नहीं है। नहीं, सरकारी कर्मचारी, वेतन और पेंशन पाने वाले, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले, पहले कभी होल्ड किया हो या वर्तमान में होल्ड कर रहे हो। तीसरा, इनकम टैक्स पेयर। चौथा, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, ये लोग जो हैं। 5वां जो है फार्म लैंड का नॉन फार्म पर्पस से उपयोग करने वाले, वे इसके बेनिफिशियरीज नहीं हो सकते। ठीक है, अब बेसिकली आप इस चीज को समझें। मैं फ्रीवीज टर्म के यूज के अगेंस्ट हूं, हिंदी में जिसके लिए मुफ्तखोरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि जो लोग भी मुफ्तखोरी की बात करते, फ्रीवीज की बात करते, अगर आप देखेंगे तो वे राजनीतिक दोगलेपन के शिकार हैं। अगर ऑपोजिशन ऐसे स्कीम का सहारा लेती तो उसको मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, कहा जाता है।
इकोनॉमी के लिए बर्डन बतलाया जाता, और अगर वही काम भाजपा शासित राज्यों में होता तो उसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रचारित किया जाता। अगर आपको नहीं भरोसा हो तो कांग्रेस के 2019 के पार्टी मैनिफेस्टो को पलटे, जहां पर न्याय की चर्चा है, न्यूनतम आय योजना। ठीक है, मैं फ्रीवीज नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा, किसानों को ऐसे सपोर्ट की जरूरत है। कुछ नहीं मिलने से इस सपोर्ट का मिलना बेहतर है। लेकिन एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, आप किसानों को सहायता मत दें, उनके फसलों की वाजिब कीमत दिलवा दें। किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा नहीं है, घाटा है। लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस जो 2015-16 का है, डाटा आप नोट डाउन कर लें। लास्ट एग्रीकल्चरल सेंसस कहता है कि 55% फार्मर लैंडलेस हैं, और जो 55% फार्मर लैंडलेस हैं वो उसके एम्बिट से बाहर हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। व्यावहारिक अनुभव अगर आप जाकर के देखेंगे, किसान सम्मान निधि के लार्जर बेनिफिशियरीज वो हैं जिनका खेती और किसानी से कोई वास्ता नहीं है, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कह ले। ये दूसरी बात है। ठीक है, तीसरी चीज जो है, यहां पर ध्यान रखेंगे, पात्र नहीं वाला प्रश्न डाला जा सकता है। 1 2 3 करके प्रश्नों के ट्रेंड अब आ रहे हैं। तीसरी चीज ध्यान रखें कि उड़ीसा सरकार ने कालिया स्कीम शुरू किया था 2018 में, बीजेडी की सरकार ने। कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। यह दिसंबर 2018 में उस दिशा में पहल की गई थी, और अगर आप देखेंगे तो पीएम किसान निधि की तुलना में कालिया स्कीम ज्यादा प्रोग्रेसिव था। क्यों ज्यादा प्रोग्रेसिव था? तो इसके पीछे 3-4 कारण थे। यहां पर नीड बेस्ड अप्रोच अपनाया गया, नंबर 1। नीड बेस्ड अप्रोच अपनाया गया। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर आप पाएंगे तो दूसरा जो तरीका अपनाया गया, सभी किसानों को स्कीम के दायरे में लाया गया, सारे किसानों को। तीसरा, कालिया स्कीम के तहत जो है, जो लैंड ओनर फार्मर हैं उनको 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता मिलनी थी 2 किस्तों में, 5-5 हजार के 2 किस्तों में। और जो लैंडलेस फार्मर थे, लैंडलेस फार्मर को 12,500 की वार्षिक सहायता मिलनी थी 3 किस्तों में। ठीक है, तो इसका मतलब कालिया स्कीम को लैंड ओनरशिप से लिंक नहीं किया गया। और उसके अलावा देखेंगे वहां पर जीवन बीमा कवर भी दिया गया है कालिया स्कीम में किसानों को, और ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा भी वहां उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, और अगर आप देखें हमारी वर्तमान सरकार सबसे अधिक विश्वास किस में करती है?
नया कुछ करने में समर्थ नहीं है तो पुराने स्कीम का नाम बदल दो। बीजेडी की जगह बीजेपी सरकार में आई या ठंडे बस्ते में गया, इसकी जगह सीएम किसान योजना शुरू हुई, समृद्ध कृषक योजना शुरू हुई। नहीं, सीएम किसान योजना उनको टारगेट करता है जो पीएम किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरी नहीं है, नहीं है। ध्यान रखेंगे, पीएम किसान निधि के वो बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन वो कालिया स्कीम के बेनिफिशियरी थे। ठीक है। दूसरी चीज जो है वह 2 किस्त में, इस स्कीम के तहत 2 किस्तों में 4,000 रुपया उन्हें दिया जाना है। 2,000 रुपए के 2 किस्त दिए जाने हैं। जबकि कालिया स्कीम में देखेंगे 10,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता की बात थी। ठीक है। और तीसरा, यहां पर लैंडलेस फार्मर को 3 किस्त में 12,500 दिया जाना है। हाँ, इसके तहत भी। हाँ, अब अगर आप जाएं समृद्ध कृषक योजना के तहत 5,000 करोड़ का फंड क्रिएट किया गया उड़ीसा की सरकार के द्वारा, और धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस। और ये एमएसपी के बोनस जो है, एमएसपी के एडिशनल मिलेगा। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अब यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कैसी कन्फ्लिक्टिंग चीजें आती हैं। अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूं तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई पर मेरे ख्याल से 2 रिपोर्ट थी। एक अभिजीत सिंह कमेटी का शायद रिपोर्ट था, एक बार देख लीजिएगा, जिसमें स्ट्रिक्टली यह बात की गई थी कि एमएसपी के अलावा जो बोनस देने की परिपाटी राज्य सरकारों ने शुरू की है उसको स्ट्रिक्टली चेक किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय देखेंगे पंजाब की सरकारें, हरियाणा की राज्य सरकारें या यूपी सरकारों के द्वारा एमएसपी के अलावा बोनस अपने किसानों को दिया जाता था, क्योंकि धनी और समृद्ध किसानों की लॉबी थी जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थी, राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली थी, और वो उस प्रभाव का इस्तेमाल गेहूं और धान पर राज्य सरकार की ओर से अधिक बोनस को इंश्योर करने के लिए करती थी, जिसके कारण जो है स्टेट के एक्सचेकर पर बर्डन बढ़ता था। यहां पर एक चीज जरूर सोचा जाना चाहिए, बस यहां पर इतनी ही चीजें हैं। यहां पर एक चीज जरूर सोचा जाना चाहिए कि एक ट्रेंड आजकल चल पड़ा है। चुनाव जब आता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब आप देखेंगे कैश ट्रांसफर के जो से संबंधित घोषणाएं की जाती हैं। तो सवाल यह उठता है, और मुझे लगता है कि इस पर एक पॉलिसी डिसीजन लिए जाने की जरूरत है। पॉलिसी डिसीजन इसलिए लिए जाने की जरूरत है क्योंकि रेगुलेशन जरूरी है, और अगर एक पॉलिसी डिसीजन होता है ना, ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जाता है इनके सहारे, ये चीजें चेकड होंगी। नहीं तो जो पावर में है
वो अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल, जैसे चुनाव करीब आएगा वो वहां से मैनिपुलेशन शुरू करेगा, एंड दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम इसका प्रमाण नहीं है। 6 महीना पहले उस सरकार की अनपॉपुलरिटी को देखें, या इवन एमपी सरकार, जिस तरह महाराष्ट्र में यह नहीं सोचा गया था कि एनडीए जीतेगी, वही स्थिति एमपी में भाजपा की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। सारे सीन लास्ट 4 महीने में बदले हैं। इवन झारखंड में जो जेएमएम की जीत हुई है, इस कैश ट्रांसफर की अहम भूमिका उसमें भी रही है। ठीक है, तो खैर वो चीजें अब आगे की चीजें हैं, यहां से आगे बढ़े। नेक्स्ट हम मूव करें जीएचआई रिपोर्ट। जब इंडेक्स कर रहे होते तो एक तो आप करें व्हाट्स न्यू। जैसे अगर जीएचआई में हम जाकर के देखें, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, एक भारत की रैंकिंग, तो भारत की रैंकिंग में देखेंगे इंप्रूव्ड रैंकिंग है 105/127, 127 देशों में 105वां स्थान है। और ये बात कर रहा हूं 2024, 2023 में जाकर के देखें तो 2023 में भारत का पोजीशन क्या था, 111, 125 में नहीं। तो अगर आप देखें 6 रैंक का इंप्रूवमेंट है, 6 रैंक का इंप्रूवमेंट है यहां। और जीएचआई स्कोर अगर आप जाकर के देखें तो 27.3 है। नहीं, कैटेगरी अगर भारत को देखें तो भारत भूखमरी की समस्या से ग्रस्त गंभीर देशों की श्रेणी में हो आता है। तो एक तो जनरल इंफॉर्मेशन यह हो गया। दूसरा कंटेक्स्ट जो इसका है, नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो तैयार किया गया है तो 4 मानकों को आधार बनाकर, सीएमआर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, नहीं, अंडर न्यूट्रिशन है, चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड स्टंटिंग है। और ये ध्यान रखेंगे, ये काफी विवाद में रहा है पिछले कई वर्षों से। इस बार थोड़ा रैंक इंप्रूव किया है। अगर ये 111 से 112 हो जाता तब अभी तक देखते कि सरकार के विरोधी राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा जो है कितना जबरदस्त माहौल बनाया जाता। ये 4 कंपोनेंट हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अल्प वजन नहीं, और दूसरा अल्प ऊंचाई, लंबाई। तो इस 4 कंटेक्स्ट में इसको मापा जाता है। यहां पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता? 2 संस्थाएं हैं जो मिलकर के इसको जारी करती हैं। और वे 2 संस्थाएं कौन हैं? क्या? और दूसरा एक आयरिश संस्था है, और दूसरा जो है देखें मैं भी मिस कर, हाँ,
हाँ, दो गैर सरकारी संगठन हैं, वेल्थुंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वेल्थुंगर हिल्फे जो है वो आपको जर्मनी की है, हिल्फे, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरिश है। 2017 से इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, इंडेक्स का 0 से 1 की ओर बढ़ना यह क्या इंडिकेट करता है? 0 से 100 की ओर बढ़ना इंडिकेट करता है भूखमरी की समस्या बढ़ रही है, और 100 से 0 की ओर मूव करना बतलाता है कि भूखमरी की समस्या क्या हो रही है? भूखमरी की समस्या कम हो रही है, घट रही है। यहां पर कुछ प्रश्नों को आपको पिक करना है। जैसे एक चीज के लिए आप तैयार रहेंगे, जब भी कोई इंडेक्स तैयार आप कर रहे हो ना, तो दो चीजों को जरूर ध्यान में रखें। ब्रिक्स देशों के संदर्भ में भारत का पोजीशन क्या है? अब तो देखें वो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ब्रिक्स देशों की संख्या भी क्या हो रही है? तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मोटा मोटी आप लेकर के चले, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इसके कंटेक्स्ट में। सऊदी अरबिया शामिल हुआ है कि नहीं, बड़ी डाउट है। अब हम इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पूछिएगा, रोशन सर से बात कीजिए। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं, ऐसा थोड़े है गूगल सर्च नहीं समझे। गूगल सर्च हो कि खट से मारे और फट से मैं बोल दूं, हमें भी पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एक एमोंग द ब्रिक्स कंट्री इंडिया का क्या पोजीशन है, कई बार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दे सकता। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो यहां से प्रश्न उठा करके दे सकता है एमोंग द नेबरिंग कंट्री। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से नीचे केवल दो देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान 109th रैंक पर है और अफगानिस्तान 116th पर है, ठीक है। अदर जितने भी देश हैं, श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश 84 है, म्यांमार 74 है, नेपाल 68 है और श्रीलंका 56 है। चाइना के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो चाइना शीर्ष पर है, ठीक है। यहां पर यह ध्यान रखेंगे जीएचआई में विकसित देशों को इंक्लूड नहीं किया गया है। नंबर 1, ये आपके काम की चीजें हैं। दूसरी चीज जो यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्नों की संभावना बन सकती है, 5 से कम जीएचआई स्कोर वाले 22 देश जो हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में एक रैंकिंग दी गई है। तीसरा, भारत सीरियस भूखमरी की समस्या से ग्रस्त गंभीर देशों की श्रेणी में आता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो मॉडरेट हंगर की कैटेगरी में आते हैं। चौथा कंटेक्स्ट जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता, वो दो चीजें। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर भूखमरी की समस्या एक्सट्रीमली अलार्मिंग है और जिसका जीएचआई स्कोर मोर देन 50 है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो है यहां पर, अब आज यहीं रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट 29 को मैं क्लास लूंगा और लंबा क्लास लूंगा, ठीक है। आज 3 टारगेट था लेकिन 1 में निपट गए। 3 दर्पण आज खत्म करना था मुझे।
ठीक है, लेकिन हो जाएगा, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। 3 क्लासेज में मैं फिनिश कर दूंगा, बशर्ते आप पढ़ करके आ रहे हैं। नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पढ़ा पढ़ाया एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा, समझे। उसके लिए कुछ लोगों से संपर्क कीजिए। ओके, थैंक यू। अब ढूंढो ना, तुम लोग वोट दिए हो गिरिराज बाबू को तो पकड़ो उनको, भावी मुख्यमंत्री।